अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरशाद असलम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जियोग्राफ़ी के हवाले से बात करेंगे, वर्ल्ड जियोग्राफ़ी के हवाले से। वर्ल्ड जियोग्राफ़ी में हम दुनिया के तमाम कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा मुल्क कहाँ पे मौजूद है, कैसे मौजूद है, उसकी लोकेशन क्या है, इस चीज़ के हवाले से बात करेंगे। जियोग्राफ़ी को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे वो हम अर्थ के बारे में देखेंगे कि हमारी जो अर्थ है वो क्या है। अर्थ एक्चुअली एक प्लैनेट है। आपको पता है सोलर सिस्टम के अंदर ना 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं। ये सन है। सन के इर्द गिर्द जो 8 प्लैनेट्स हैं उनमें से एक अर्थ है। डिफरेंट किस्म के प्लैनेट्स मौजूद हैं। इन प्लैनेट्स में से एक अर्थ है और अर्थ वो वाहिद प्लैनेट है जिसके ऊपर ज़िंदगी मौजूद है, जहाँ पे जानवर मौजूद हैं। लाइफ किसी और प्लैनेट के ऊपर मौजूद नहीं है। अच्छा जी, ये जो अर्थ है ये स्फेरिकल शेप की है। ये आपको नज़र आ रही है, ये 20वीं शक्ल की, इसको उर्दू में बोलेंगे, इस शेप की है। और इसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं, कौन कौन से ओशंस मौजूद हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये भी अगर मैप को, अर्थ के मैप को देखा जाए तो खोल के ये सारे कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से ये मैप बना हुआ है। और इससे आगे हम चलते हैं। ये डिफरेंट किस्म के कॉन्टिनेंट्स हैं जो अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है, देन अफ्रीका है, देन नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, देन यूरोप आ जाता है, अंटार्कटिका आ जाता है और ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ये अगर हम इनकी एरिया के हवाले से बात करें तो तब ये रैंकिंग बनती है इनकी। अगर हम पॉपुलेशन के हवाले से बात करें तो फिर रैंकिंग थोड़ी सी चेंज होगी। एरिया के हवाले से बात करते हैं। एरिया के हवाले से सबसे पहले नंबर 1 पे एशिया है, नंबर 2 पे अफ्रीका है, नंबर 3 पे नॉर्थ अमेरिका है, नंबर 4 पे साउथ अमेरिका है, नंबर 5 पे यूरोप है और नंबर 6 पे अंटार्कटिका है, नंबर 7 पे ऑस्ट्रेलिया है। अगर हम इसको चेंज करें, आबादी के लिहाज से देखें, पॉपुलेशन के हवाले से देखें, तो फिर ऑस्ट्रेलिया छठे नंबर पे आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया का जो नंबर है वो 6 है और अंटार्कटिका का नंबर 7 है। अंटार्कटिका के ऊपर आबादी नहीं है। ठीक है, इस तरह से इनकी रैंकिंग बनती है। देन हम देखते हैं कि वर्ल्ड के अंदर जो ओशंस हैं कौन कौन से मौजूद हैं। और अच्छा, इन ओशंस के बारे में हम बाद में डिटेल पढ़ेंगे कि कौन सा ओशन कहाँ कहाँ पे मौजूद है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ट्रेड के हवाले से, और इसके अंदर कौन कौन से प्लांट्स मौजूद हैं और क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। ये ओशंस में सबसे बड़ा जो ओशन है वो पैसिफिक ओशन है। ये मैं जो रैंकिंग आपको बताने लगा हूँ ये 3 चीज़ों की बेस पे है। एक है एरिया के लिहाज से, दूसरा है वॉल्यूम के लिहाज से, और तीसरी चीज़ है डेप्थ के लिहाज से। सेम रैंकिंग है इनकी। सबसे बड़ा ओशन, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला ओशन और सबसे ज़्यादा जिसकी डेप्थ है वो पैसिफिक ओशन है। ये पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन। असल में जब क्योंकि अर्थ गोल है, ज़मीन गोल है, तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। जब इसको हम फोल्ड करेंगे इस मैप को, तो ये पैसिफिक ओशन है, सबसे बड़ा ओशन है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे है अटलांटिक ओशन, ये वाला अटलांटिक ओशन। अच्छा, इस ओशन को एस शेप ओशन भी बोला जाता है क्योंकि इसको हम देख रहे हैं कि ये एस की शेप शो कर रहा है, इसलिए इसको हम एस शेप ओशन भी बोलेंगे। थर्ड नंबर पे है इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन है। ये डेप्थ के लिहाज से, वॉल्यूम के लिहाज से और एरिया के लिहाज से तीसरे नंबर पे है। देन आ जाता है आर्कटिक ओशन, ये ऊपर आर्कटिक ओशन है। और एंड लास्ट पे साउदर्न ओशन, साउदर्न ओशन को अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं। ये ओशंस हैं जो अर्थ के ऊपर मौजूद हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। ये भी ओशंस ही इधर ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको नज़र आ जाएंगे, इसलिए मैंने ये मैप शो किया है कि ये आपके पास पैसिफिक ओशन है और ये अटलांटिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, ये
आर्कटिक ओशन है और ये वाला साउदर्न ओशन है। इसके बाद अर्थ के बारे में हम देख लेते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़मीन के हवाले से कि जो हमारी अर्थ है इसका डायमीटर है जो वो 12,742 किलोमीटर है। अच्छा, डायमीटर एक्चुअली ये जैसे अर्थ है, अर्थ के ये वाला डिस्टेंस जो होगा, इस वाले सारे डिस्टेंस को हम बोलेंगे डायमीटर। इसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इसका हाफ कर लें इस डायमीटर का तो इसको बोलेंगे रेडियस। जो ये डायमीटर है ये है 12,742 किलोमीटर और रेडियस जो है ये 6,371 किलोमीटर। ठीक है। और जो टोटल अर्थ का सरफेस एरिया है ना, जो अर्थ का सरफेस एरिया है वो 510.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। पूरी ज़मीन का जो एरिया है ये सारा। अब इसमें से वाटर वाला एरिया निकाल दें और जो लैंड वाला एरिया बनता है वो 148.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। अब ज़मीन के ऊपर जो वाटर की मिकदार है वो 71% है टोटल की, और लैंड एरिया जो यहाँ पे मौजूद है वो 29% है। टोटल कॉन्टिनेंट्स जो मैंने आपको पीछे गिनवा दी हैं वो उनकी तादाद 7 है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अर्थ के हवाले से, ये आपने देख लेनी है। देन आगे चलते हैं। आगे हमने जो कंसेप्ट पढ़ना है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स का। कोई भी मुल्क कहाँ पे किस तरह से मौजूद है, उसकी लोकेशन क्या है, या किसी सिटी की लोकेशन हमने मालूम करनी हो तो उसकी लोकेशन के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का पता होना ज़रूरी है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से ही हम किसी भी मुल्क की लोकेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्चुअली होते क्या हैं, इनके बारे में हम डिटेल देखेंगे। इधर मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि जो अर्थ के ऊपर इमेजिनरी लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल, ये लाइन हकीकत में मौजूद नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन है, ख्याली लाइंस है। हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं इनको बोलते हैं लैटिट्यूड, इनको लैटिट्यूड्स बोलते हैं। इसके बरक्स जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये वाली लाइंस, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इनका ख्याल रखना है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको लैटिट्यूड बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं अर्थ के ऊपर। देन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। ये लैटिट्यूड है। अब देखें अर्थ के ऊपर ये वाली जो भी वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, इन सारी लाइंस को हम लैटिट्यूड बोलेंगे। ये वाली सारी लाइन इस तरह से लैटिट्यूड कहलाएंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और पैरेलल होती हैं। देख लें आप, पैरेलल नज़र आ रही, और इक्वल नहीं होती। देखें ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो ये छोटी होती जाएंगी, और सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई होगी वो दरमियान में इक्वेटर के ऊपर मौजूद होगी। अब इक्वेटर के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या होता है। अच्छा, लैटिट्यूड जो होते हैं ना, अर्थ के ऊपर 181 लाइंस ऐसी मौजूद है। अब देखें यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर वाली साइड पे भी और नीचे वाली साइड पे भी, ऊपर वाली साइड पे भी और नीचे वाली साइड पे भी 80 लाइंस मौजूद हैं, 90 लाइंस मौजूद हैं। ये ऊपर 90 होंगी, ये वाली जो ब्लू कलर से मैं आपको शो कर रहा हूँ, ऊपर भी 90 होगी, और नीचे अगर मूव करेंगे साउथर्न वाले पार्ट पे तो उधर भी 90 लाइंस मौजूद होंगी। ठीक है, ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। अब यहाँ पे जो दो लाइंस के दरमियान का जो फासला होता है ना, एक्चुअली इसको डिग्री बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये 1 डिग्री के बराबर होता है, डिग्री बोलते हैं। और 1 डिग्री जो है ना, ये जो 1 डिग्री है ये 111 किलोमीटर के बराबर है, 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है। टोटल जो लाइंस हैं ये 90 ऊपर हैं इक्वेटर के और 90 नीचे हैं, और एक इक्वेटर की शामिल करके तो टोटल कितनी हो जाती हैं? 181 लाइंस हो जाती हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, इक्वेटर से जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इक्वेटर से ऊपर वाला पार्ट, ये इक्वेटर है, ये वाला पार्ट, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं
और साउथ वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अर्थ को ये दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। जो हमारा सन है ना, वो इस इक्वेटर के ऊपर मूव करता है। ठीक है, सन मूव नहीं करता है, मतलब कि जो अर्थ रोटेट करती है तो सन हमेशा इक्वेटर के ऊपर रहता है। और इस इक्वेटर के ने अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे लॉन्गिट्यूड्स हैं। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? जो भी वर्टिकल लाइंस हैं, ये देखें, ये वर्टिकल लाइंस के बारे में हम देखेंगे। ये जो वर्टिकल लाइंस है ना, ये वाली लाइंस, ये वाली, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अब ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये भी इसी तरह मौजूद होती हैं, लेकिन ये आपस में पैरेलल तो होती हैं, लेकिन सेम होती हैं। वो सेम नहीं थी जो हमने दूसरी लाइन पढ़ी थी लैटिट्यूड वाली, वो लेंथ में सेम नहीं थी, लेकिन वो पैरेलल थी। ये लेंथ में भी सेम होती हैं। ठीक है, इनमें भी दो के दरमियान जो फासला होगा ना, वो भी 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और इसका जो 1 डिग्री होता है वो 111.3 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, और ये टोटल यहाँ पे जो लाइंस होती हैं वो 360 लाइंस होती हैं। ठीक है, 360 डिग्री होती है या 360 लाइंस टोटल मौजूद होती हैं, जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा जो लैटिट्यूड पढ़ा है उसके बारे में, 3 लाइंस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे। ये देखें, ये अर्थ है आपके पास, और यहाँ पे ये इक्वेटर है। नीचे वाली लाइंस साउदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाली लाइंस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को शो करेंगे। यहाँ से अगर हम ऊपर जाएं तो 23.5 डिग्री जो ये लैटिट्यूड है, उस पे, एक मिनट, कलर चेंज कर लो, ये वाला 23.5, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कैंसर लाइन होती है ये। ठीक है, इसको कैंसर लाइन बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको। और इस तरह साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ अगर हम 23.5 डिग्री के पास जाएं तो ये वाली जो लाइन होती है इसको कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाएं, 60 ऊपर वाली साइड पे 66 डिग्री के ऊपर, तो इसको बोलते हैं हम आर्कटिक लाइन। आर्कटिक लाइन। इस तरह नीचे 66 डिग्री की तरफ आएँ तो इसको बोलते हैं अंटार्कटिक लाइन। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। ये 66 डिग्री, ये जो 5 आपके पास ये जो लैटिट्यूड हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है जीके के अंदर, 1 पेपर के अंदर। इनको मज़ीद हम इनके बारे में डिटेल देखते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं और कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं जो इक्वेटर के ऊपर, कैंसर के ऊपर और कैप्रिकॉर्न के ऊपर मौजूद हैं। इनके बारे में हम डिटेल देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ना जो इक्वेटर है इसके ऊपर मौजूद सारे कंट्रीज़ को देख लेते हैं, बाकी की डिटेल भी देखेंगे कैंसर और कैप्रिकॉर्न की। एक मिनट, ये आपके पास इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर को देखें कि ये किन किन कॉन्टिनेंट से गुजर रहा है। इक्वेटर को देखेंगे कि ये किन किन कॉन्टिनेंट से गुजर रहा है। ये एक साउथ अमेरिका से गुजर रहा है, और एक अफ्रीका से गुजर रहा है, ये अफ्रीका से गुजर रहा है, और एशिया से गुजर रहा है। यूरोप से ये पास नहीं करता। 3 कॉन्टिनेंट से ये गुजरता है, ये आपने याद रखना है।
अच्छा, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं वो भी थोड़ी सी देख लेनी है कि अफ्रीका में एक रिवर है कॉन्गो रिवर, वो इस इक्वेटर को 2 दफ़ा इंटरसेक्ट करता है। कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 दफ़ा इंटरसेक्ट करता है। ये आपने याद रखना है कि कौन सा रिवर है जो इसको इक्वेटर को 2 दफ़ा इंटरसेक्ट करता है, तो वो कॉन्गो रिवर है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कंट्रीज़ कौन कौन से हैं वो कंट्री आप लिख लें, मैं आपको बता देता हूँ। अफ्रीका के अंदर सबसे पहले ये इंटर होता है इक्वाडोर के अंदर। ये सबसे पहले इक्वाडोर के अंदर इंटर होता है। देन उसके बाद कोलंबिया, ब्राज़ील, और यहाँ कुछ जज़ायर हैं उनको बोलते हैं साओ टोम एंड प्रिंसिपी, उन आइलैंड से गुजरता है। देन ये इंटर होता है अफ्रीका में। 4 कंट्री इसके जो मौजूद हैं वो साउथ अमेरिका में मौजूद हैं। देन ये इंटर होता है अफ्रीका में। अफ्रीका में जो कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे पहले गाबून है, उसमें इंटर होता है। देन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जाता है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की तरफ जाता है। उसके बाद युगांडा की तरफ जाता है। युगांडा के बाद कीनिया है, फिर सोमालिया है। ये तकरीबन हो गए 6 कंट्री अफ्रीका के हो गए, 6 अफ्रीका की कंट्रीज़ हो गए। देन ये एशिया के अंदर जाता है तो यहाँ पे मालदीव है। सबसे पहले मालदीव के अंदर इंटर होता है। मालदीव के बाद ये जाएगा दूसरा इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया है, और क्रीबाती। ये 3 कंट्री हैं जो एशिया के हैं जिनसे इक्वेटर पास करता है। 4 कंट्रीज साउथ अफ्रीका के, 6 कंट्रीज अफ्रीका के, और 3 कंट्रीज एशिया के। 4 साउथ अमेरिका के, 6 अफ्रीका के, और 3 कंट्री एशिया के होंगे। ये आपने याद रखने हैं। देन हम आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने दूसरे कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बारे में बता दूं कि वहाँ पे कौन कौन से, ये कैंसर है। कैंसर मैंने बताया कि अगर आप ये वाली लाइन कैंसर है। कैंसर को देखें वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में से गुजरते हैं। कैंसर, इनके बारे में इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, इनके बारे में सिर्फ आप याद रख लें कि ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स से गुजरते हैं। सबसे पहला ये नॉर्थ अमेरिका से गुजरता है। देन अफ्रीका को भी, ये नॉर्दर्न अफ्रीका को भी टच करता है, और एशिया से भी गुजरता है। ये आपको पता होना चाहिए। और इनके कंट्रीज़ का भी मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है जिनसे ये पास करता है कैंसर। सबसे पहले ये मैक्सिको के पास जाता है। ये मैक्सिको में एंटर होता है। देन बहामास में, वो यहाँ पे जज़ायर हैं। फिर अफ्रीका में आते हैं तो यहाँ पे वेस्टर्न सहारा में इंटर होता है। उसके बाद मोरिटानिया में इंटर होता है। मोरिटानिया के बाद माली है। माली के बाद ये अल्जीरिया है। अल्जीरिया के बाद नाइजीरिया है। नाइजीरिया के बाद ये जाएगा लीबिया के अंदर। लीबिया है, इजिप्ट है। ठीक है, तकरीबन इसमें 7 कंट्रीज़ हैं जो अफ्रीका के हैं और 2 कंट्रीज़ नॉर्थ अमेरिका के हैं। ठीक है। देन एशिया में एंटर होता है तो एशिया में ये सऊदी अरेबिया, यहाँ पे यूएई, ओमान, और इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, और म्यांमार, ताइवान, इन कंट्रीज़ से गुजरता है। 9 कंट्रीज़ तकरीबन वो हैं जो एशिया के हैं। मतलब कि टोटल 2 + 7 + 9 टोटल 18 कंट्रीज से ये कैंसर गुजरता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद आगे चलते हैं हम। कैप्रिकॉर्न किन किन कंट्रीज से गुजरता है, किन किन कॉन्टिनेंट से गुजरता है, ये देखिए। कैप्रिकॉर्न साउथर्न पार्ट में मौजूद है 23.5 डिग्री पर, ये कैप्रिकॉर्न है। ये देखें साउथ अमेरिका में से गुजर रहा है, अफ्रीका को टच कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया में से गुजर रहा है। ठीक है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में से गुजर रहा है। अब इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज़ मौजूद हैं वो भी आप देख लें। सबसे पहले ये चिली में एंटर होता है। यहाँ पे चिली मौजूद है, चिली।
देन अर्जेंटीना में मौजूद है, ठीक है। देन पैराग्वाय यहाँ पे मौजूद है, वहाँ से गुजरता है। फिर ये अफ्रीका में आ जाते हैं, 3 कंट्रीज़ के, साउथ अमेरिका के। देन अफ्रीका में आ जाते हैं, तो अफ्रीका में ये 2 कंट्री से गुजरता है। एक तो है साउथ अफ्रीका और दूसरा है मोज़म्बिक। साउथ अफ्रीका और मोज़म्बिक, इन 2 कंट्री से गुजरता है। देन चलते हैं हम, अच्छा इसमें साउथ अफ्रीका, मोज़म्बिक और ये नमीबिया और बोट्सवाना से भी गुजरता है। नमीबिया और बोट्सवाना से भी गुजरती है, यानी 5 कंट्रीज़ हैं मोज़म्बिक को मिला के, जिनमें से ये गुजरता है अफ्रीका के 5 कंट्रीज़ में से गुजरता है। और देन ऑस्ट्रेलिया में से गुजरता है, यानी टोटल 9 कंट्रीज़ में से गुजरेगा। 3 इसके साउथ अमेरिका के, 5 अफ्रीका के और 1 ऑस्ट्रेलिया वाला, ठीक है। 9 कंट्री से इस तरह गुजरेगा। देन इसके बाद आगे चलते हैं। आगे लॉन्गिट्यूड के हवाले से बात होगी, बस इसका आपने यही याद रख लेना कि इसकी जो दरमियान वाली लाइन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइम मेरिडियन लाइन होती है, और इसी के बेस पे जो हमारा टाइम और डेट का कंसेप्ट है वो इसी लाइन की बेस पे है। इतना आपको इसका पता होना चाहिए। इसके बाद आगे बाकी पोर्शन हम अगली वीडियो में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह समझे। अगले लेक्चर में हम जियोग्राफिक रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और फिर ओशंस के रिलेटेड डिटेल पढ़ेंगे कि कौन सा ओशन कहाँ कहाँ पे मौजूद है, उसके बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ तक अल्लाह हाफिज़।